Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear participants, thank you so much GAPSI and PSPBG for providing me this amazing platform. I'm Dr. Humaira Arzak, working as Assistant Professor in the Department of Plant Breeding and Genetics, and I'm also in charge of Oilseeds Research Laboratory and currently also working as Deputy Director in ORIC UF. अगेन थैंक यू सो मच गैप्साई एंड PSPBG. ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि जिस पे हम जो है वो वेरियस क्रॉप्स को और अपने एक्सपीरियंसेस को, उन क्रॉप्स के अंदर पाए जाने वाले पोटेंशियल को हम बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. और जैसे मैं अभी अपनी ऑडियंस का मैंने आज अंदाज़ा लगाया तो मेरे पास बड़ी डाइवर्स किस्म की ऑडियंस है, जिसमें प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स, फार्मर्स और इसके साथ साथ रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और बहुत सारे एकेडमिक्स से लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया है. सबको मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम. और इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपने आज की जो हमारी ये जो सीरीज़ है जिसमें आज मुझे सनफ्लावर के ऊपर बात करने का मौका मिला है, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूं. इससे पहले थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर दूं कि जो सनफ्लावर है इसके साथ मेरा रिलेशन जो है वो 2012 से बिल्ड हुआ, जब मैंने इसको अपनी स्पेशल प्रॉब्लम जो कि मेरे कोर्स का पार्ट था वहाँ पे मैंने एक मिनी एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको लिया. एंड देन मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया. और पर्टिकुलरली जब मैंने इसका रिलेशन पाकिस्तान की सॉइल के साथ देखा तो मुझे इसके अंदर इसका जेनेटिक पोटेंशियल और इसका यील्ड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ ग्रेन हम कहें या इन टर्म्स ऑफ ऑयल कहें, मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया. दैट इज़ द रीज़न कि मैं इसको जो है वो मैंने कंटिन्यू भी किया और आज भी अभी भी जो है वो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इसके ऊपर काम कर रही हूँ. आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम लेके चलेंगे दैट इज़ एक्चुअली sunflower opportunities and challenges for farmers and entrepreneurs. हम इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं सनफ्लावर को. तो सनफ्लावर नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत सारे रीजन्स में बड़ी सक्सेसफुल क्रॉप के तौर पर जो है इसको ग्रो किया जा रहा है. और एक सीरीज़ है एक्सपेरिमेंट्स की जो कि हमें ये बताती है कि ये वाइडर रेंज में वेरियस एग्रो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स के अंदर इसको ग्रो किया जाता है और उसके पोटेंशियल को जो है हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं. सनफ्लावर का जो जीनस है दैट इज़ द हिलियांथस, और जो हम जिस स्पीशी को हम कल्टीवेट करते हैं दैट इज़ द हिलियांथस एनियोस. और इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं जो कि वाइल्ड टाइप्स भी हैं, कल्टीवेटेड भी हैं, जो कि डिफरेंट एरियाज़ में जो है उनको ग्रो किया जाता है. और अगर हम इसके पोलाइडी लेवल की बात करें तो जो सनफ्लावर जिसको हम कल्टीवेट करते हैं वो हमारे पास 34 क्रोमोसोम नंबर के ऊपर कंसिस्ट करता है. सनफ्लावर बेसिकली एक हाई क्वालिटी एडिबल ऑयल है. अगर हम इसकी नंबर 1 इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये हाई क्वालिटी एडिबल ऑयल है. मैंने एडिबल ऑयल इसलिए कहा क्योंकि इसको डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं, अपने कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम किसी भी जो अपनी डिफरेंट डिशेस हैं उनके अंदर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर 2, ये बड़ा अट्रैक्टिव फ्लावर है और हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के गार्डन्स या उनके जो फार्म्स हैं वहाँ पर ये एक ऑर्नामेंटल के तौर पर भी इसको ग्रो किया जा रहा है. फार्मर्स के लिए और जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ऑन द बेस ऑफ इट्स डाइवर्स यूजेस एंड अडेप्टेबिलिटी इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. वो बहुत अच्छी इससे अर्निंग कर सकते हैं और अपने जो घर के लिए इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है इसके ऑयल को यूज़ किया जा सकता है, इसके सीड को यूज़ किया जा सकता है. सो व्हाई नॉट. सबसे पहले हम सनफ्लावर की फैमिली को डिस्कस करते हैं. सनफ्लावर की फैमिली एक्चुअली एस्ट्रेसी फैमिली है. और जो एस्टर्स हैं, जैसे ये भी मैंने इस जो है वो पिक्चर में कोशिश की है कि मैं डिफरेंट जो फ्लावर्स हैं जो कि एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको एक ही जगह पे दिखाऊं. तो ये सारे के सारे जो कि एस्टर्स की तरह जैसे सन रेज होती हैं उसकी तरह के इनकी पेटल्स, इनके फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे एस्ट्रेसी फैमिली में
फॉल करते हैं। इसका जो फ्लावर है वो कंपोजिट होता है और इसके अंदर हमारे पास मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही जगह पर नज़र आते हैं। जितनी भी एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर हमारे पास फ्लावर्स या प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पेटल्स पाई जाती हैं और अट्रैक्टिव पेटल्स होने की वजह से एक्चुअली ये अट्रैक्ट करते हैं अपने पोलिनेटर्स को यानी इंसेक्ट्स को। ये एक कंप्लीट और परफेक्ट फ्लावर कहलाता है। अगर हम पर्टिकुलर टू सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर के हम जो हमारे पास उसकी इन्फ्लोरेसेंस है हम उसको कैपिचुलम कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एडिबल ऑयल पर्पस के लिए यानी ऑयल पर्पस के लिए अगर हम सनफ्लावर को ग्रो कर रहे हो तो हम सिंगल फ्लावर पर प्लांट जो है वो रिकमेंड करते हैं, यानी उसकी इन्फ्लोरेसेंस सिंगल फ्लावर जो है वो मौजूद होना चाहिए। और उस सिंगल फ्लावर के अंदर हमारे पास दो तरह के डिफरेंट फ्लोरेट्स नज़र आते हैं। नंबर 1 इज़ रे फ्लोरेट, जो कि रेज हैं, रेज की तरह की अट्रैक्टिव पेटल्स, और इनका जो कलर है उसका एक पूरा स्पेक्ट्रम मौजूद है, यानी वो हमारे पास येलो से लेके ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज या फिर ब्रिक रेड इनकी तरफ भी जाता है। जो रे फ्लोरेट्स हैं एक्चुअली दीज आर द स्टीराइल। यहाँ पर कोई किसी किस्म की पोलिनेशन का प्रोसेस या हम यूँ कह लें कि यहाँ पर जो सीड प्रोडक्शन है वो नहीं होगी, लेकिन ये अपना बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का जो रोल है वो रखते हैं, और वो ये है कि ये बीज को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो पोलिनेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो सकेगी। दूसरी तरफ हमारे पास डिस्क फ्लोरेट्स हैं, और ये जो डिस्क फ्लोरेट्स हैं दीज आर द फर्टाइल, और इसके अंदर ही हमारे पास मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही जगह पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो इसकी ओवरी है, यानी हम गायनेशियम की अगर बात करें तो जो इसका स्टिग्मा है वो बाइफर्केटेड है, यानी जैसे जहाँ पर मैं अभी एरो के साथ इसको जो है वो पॉइंट कर रही हूँ कि जो इसका स्टिग्मा है वो बाइफर्केटेड है। क्योंकि सनफ्लावर का जो पोलन ग्रेन है जिसने पोलिनेशन करनी है वो चूँकि हैवी होता है, तो वो यहाँ पर आकर जब ड्रॉप करता है तो इसके माउथ की वजह से वो यहाँ पर स्टे करता है, और जो नीचे ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल्स हैं उनके साथ इसकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। दीज आर द एंथर्स, जो कि दोनों तरफ यहाँ पर शो किए गए हैं, और जो एंथर्स हैं उन्होंने ओवरी की स्टाइल और जो ओवरी की बेस है उसको कवर किया हुआ होता है। ओके, अगर हम इसके कंपोजिट फ्लावर का एक स्ट्रक्चर देखें तो जो इनर पोर्शन है लाइक दिस वन, जहाँ पर छोटे छोटे जो लॉब्स हैं वो मैंने यहाँ पर शो करने की कोशिश की है। दिस इज़ द डिस्क, हम इसे डिस्क कहते हैं, और यहीं पर सीड प्रोड्यूस होता है। जबकि इसका जो आउटर पोर्शन है दैट इज़ द रे फ्लोरेट्स या रे फ्लावर्स, और ये अपने कलर्स की वजह से यहाँ पर अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, जिसकी वजह से पोलिनेशन होती है। और यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद ये भी क्लियर हुआ कि सनफ्लावर जो है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। इसका मोड ऑफ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन है, इसके अंदर पोलिनेशन एंटोमोफिलस है, यानी इंसेक्ट्स के थ्रू जो है इसके अंदर पोलिनेशन होगी। ओके, नंबर 2, सनफ्लावर की जो डिस्क है जहाँ पर सारे के सारे फर्टाइल फ्लोरेट्स मौजूद होंगे वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर सकते, वो सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं। तो जब भी अगर हम एज जो है ग्रोअर भी देखें, फार्मर भी देखें या रिसर्चर भी देखें, तो जहाँ पर हमारे पास इस डिस्क के अंदर अगर हमें नज़र आ रहे हों कि यहाँ पर सक्सेसफुल पोलिनेशन हो रही है, यहाँ पर सीड जो है वो बन रहा है, तो इट मीन्स कि वो वाला जो फ्लावर है, वो वाली जो वैरायटी है, हमें उसको फर्दर अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर या सिलेक्शन के अंदर शामिल करना चाहिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रोथ साइकिल, या हम यूँ कह लें कि पूरा जो एक शॉर्ट लाइफ साइकिल है सनफ्लावर का वो क्या है। इस शॉर्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि सनफ्लावर की जो पॉपुलैरिटी है आफ्टर 1960s, जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ
जो कि नॉन कन्वेंशनल क्रॉप है, जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ 1960s में, तो इसकी पॉपुलैरिटी एज़ कम्पेयर टू द अदर नॉन कन्वेंशनल क्रॉप इसलिए हुई बिकॉज इट इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप. इट इज़ जस्ट ऑफ 90 to 120 days. इसका जो साइकिल है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर फिट बैठता है और हम इसको हार्वेस्ट करके अपनी मेजर क्रॉप्स की तरफ भी जा सकते हैं. अगर हम इसके साइकिल को मज़ीद शॉर्ट करना चाहें तो भी हम इसकी कुछ ग्रो स्टेजेस के ऊपर काम करके या फिर हम अर्ली सोइंग करके इसका जो साइकिल है उसको मज़ीद भी शॉर्ट कर सकते हैं. बेसिकली हम जो ऑन्टोजेनेटिक साइकिल है या इसके यील्ड कंपोनेंट से रिलेटेड जो इसका साइकिल है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज़ वेजिटेटिव एंड सेकंड इज़ रिप्रोडक्टिव. पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इसके क्रिटिकल पीरियड की तो दैट इज़ 30 days बिफोर एंथेसिस एंड 20 days आफ्टर एंथेसिस. और ये जो टोटल 50 days हैं ये इसका क्रिटिकल पीरियड है सनफ्लावर का. वरना इसके अलावा मोस्टली जो फार्मर्स के दरमियान या हम रिसर्चर्स के दरमियान जो बात सुनते हैं वो यही है कि सनफ्लावर एक बड़ी रिजिड क्रॉप है. ये बड़ी एक जो है वो टॉलरेंट रिजिलियंट क्रॉप है, एक रेजिस्टेंट क्रॉप है कि हम इसको बड़ी आसानी के साथ विद लो इनपुट भी ग्रो कर सकते हैं. लेकिन जो आज हम अपनी डिस्कशन के अंदर ये शामिल भी करेंगे और जिस चीज़ को हमने याद भी रखना है कि अगर हम इससे इसका फुल पोटेंशियल लेना चाह रहे हैं तो हम कभी भी लो इनपुट की तरफ नहीं जाएंगे. लेकिन अगर हम ऐसी क्रॉप्स के अंदर इसको शामिल करें जो कि हम ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल ले सकते हैं विद मिनिमम इनपुट, तो हम इसको शामिल कर सकते हैं. लेकिन अगर हम एक अच्छी इनपुट जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है वो दें तो इसके फुल पोटेंशियल से हम बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं. ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे क्रिटिकल पीरियड की कि एंथेसिस से 30 days बिफोर एंड 20 days आफ्टर एंथेसिस, दिस इज़ कॉल्ड एज द क्रिटिकल पीरियड. तो ये पीरियड जो है ये रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर फॉल करता है. लेकिन जो वेजिटेटिव स्टेज है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हमने प्लांट पर मीटर स्क्वायर या हम बात करें प्लांट पर मीटर स्क्वायर में सीड्स पर मीटर स्क्वायर या हम ऑयल यील्ड की बात करें, यानी यील्ड कंपोनेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव स्टेज हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी रिप्रोडक्टिव स्टेज. वेजिटेटिव स्टेज में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी फर्स्ट स्टेज दैट इज़ द VE एंड दिस इज़ एक्चुअली इमरजेंस स्टेज. और VE से लेके जो हमारे पास V1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यानी 6 लीफ स्टेज, दिस इज़ कॉल्ड एज लीफ इनिशिएशन. हम इसे 6 पत्ते आने तक की स्टेज को लीफ इनिशिएशन कहते हैं. इसे लीफ इमरजेंस या एक्सपेंशन भी कहा जाता है. एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मेन स्टेज फॉर द होल ऑन्टोजेनेटिक्स लाइफ साइकिल ऑफ सनफ्लावर. यानी अगर हम ये बात करें कि हमने प्लांट पॉपुलेशन देखनी हो तो हमारे लिए ये जो V6 तक की स्टेज है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. V6 के बाद यानी प्रॉपर लीफ की इमरजेंस एंड एक्सपेंशन के बाद हमारे पास R1 स्टेज स्टार्ट होती है एंड दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव स्टेज. R1 एंड R2 जिसको अभी मैं 1 by 1 डिस्कस भी करूँगी विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ ताकि हमें क्लियर हो कि R1 और R2 में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे फ्लावर की इमरजेंस होगी, हम इसे बड स्टेज भी कह सकते हैं. और यहाँ पर इस बड स्टेज पे जो फ्लावर है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा. इस स्टेज के ऊपर हम नंबर ऑफ़ फ्लावर्स पर प्लांट काउंट कर सकते हैं. अगर तो हम नंबर 2 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हम इसको ऑर्नामेंटल लेके जाना चाह रहे हों तो हम नंबर ऑफ़ फ्लावर्स पर प्लांट देखेंगे. और अगर हम इसको सीड यानी ऑयल यील्ड के लिए लेके जाना चाह रहे हैं इसके सीड को, तो हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे कि हमारे पास सिंगल फ्लावर पर प्लांट जो है वो मौजूद होना चाहिए और वो कितने प्लांट्स ऐसे हमारे फील्ड के अंदर मौजूद हैं. इसी तरह से ये जो बड स्टेज है, जो फ्लावरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये R5 तक कंटिन्यू रहती है. R5 इज़ एक्चुअली फ्लावरिंग स्टेज, जहाँ पर जाकर हमारे पास जो स्टेज जो फ्लावर है, जो बर्ड है, वो अपने फ्लावर को या अपनी ओपनिंग जो है वो पूरी कर देती है. R5 के फ़ौरन बाद सीड सेटिंग स्टार्ट हो जाती है, चूँकि इसकी जो पोलिनेशन है फ्रॉम द आउटर वर्ल्स टू इनर साइड,
स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही सीड सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। R6 से लेके R9 के दरमियान साथ साथ पोलिनेशन का प्रोसेस जारी रहेगा पर वर्ल, सीड सेटिंग होती रहेगी और उसके साथ साथ सीड फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास जो R5 है और R6, इस स्टेज के ऊपर हम ग्रेन्स पर प्लांट की कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर हम R6 से ऑनवर्ड टिल R9 देखें तो यहाँ पर हम ग्रेन वेट और फिर ऑयल परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ग्रेन वेट इज़ एक्चुअली हाईली कोरिलेटेड विद द ऑयल परसेंटेज। ओके, हमने अभी डिस्कस किया जो भी हमारे पास ऑन्टोजेनेटिक लाइफ साइकिल था वन बाय वन। अभी हम एक एक पिक्चर के साथ इस ऑन्टोजेनेटिक साइकिल को डिस्कस करेंगे एंड देन हम ये देखेंगे कि कौन से वाली स्टेजेस हमारे लिए मोर क्रिटिकल स्टेज है जहाँ पे हम किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ विद इनपुट नहीं कर सकते या हम किसी भी किस्म की केयरलेसनेस शो नहीं कर सकते। नंबर 1 इज़, जिसे मैंने जो लीफ एक्सपेंशन या लीफ ग्रोथ की बात की थी या इमर्जेंस की बात की थी, इस स्टेज के ऊपर एक्चुअली हम नंबर ऑफ ट्रू लीव्स की काउंटिंग करते हैं और अगर हमारे पास जो 4 लीव्स हैं यहाँ पर इमर्ज हो जाएं, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएं और वो एक्सपेंड हो रहे हों देन 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा अगर वो एक्सपेंड हो रहे हो तो इट मीन्स कि जो हमारा प्लांट है वो हेल्दी साइकिल की तरफ मूव कर रहा है। नंबर 2 दैट इज़ द R1, और R1 के अंदर हमारी कुछ इस तरह की बड की स्टेज होगी जो कि लीव्स के अंदर बड अपने आप को जो है वो छुपाए होगी। अगर हम लीव्स को हाथ की मदद से थोड़ा सा खोलेंगे तो ये विजिबल होगी और जितनी भी इमैच्योर ब्रैकेट्स हैं वो इसके सराउंडिंग में मौजूद होगी। अगर हम इसको जस्ट इसकी रिजेम्बलेंस देखें तो इट लुक्स लाइक अ स्टार। अगर हम दूसरी तरफ पिक्चर देखें तो R1, R2 एंड R3, इसके अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस हमें नज़र आएगा। सिर्फ ये जो स्टार शेप हमारे पास ब्रैकेट है या बड है, ये एक्चुअली अपने स्टार्स को, या हम यूँ कह लें कि ये जो अपनी ब्रैकेट्स हैं इनके साइज़ को बढ़ाना शुरू कर देती है। और जहाँ पर हमारे पास जो इसकी ब्रैकेट्स हैं वो 2 सेंटीमीटर एंड देन वो 2 सेंटीमीटर से आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएं, यानी इससे बड़ी होना शुरू हो जाएं, तो वो बड जो है वो R3 स्टेज के अंदर फॉल करेगी। ओके, इसके बाद हमारे पास जो R2 है जिसे अभी मैंने डिस्कस किया, जो कि 2 सेंटीमीटर तक हमें नज़र आएगी, वो कुछ इस तरह से उसकी शेप बनना शुरू हो जाएगी जस्ट लाइक अ बॉल। ओके, अगर हम R3 की एक टॉप व्यू देखें या फिर हम जो उसकी एक साइड से व्यू देखें, एक साइड से R3 का व्यू हमें R1 और R2 जैसा ही नज़र आएगा, लेकिन अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको इसके अंदर रे फ्लोरेट्स या फ्लावर्स का कलर जो है, जो कि जो भी कलर उस स्पीशी का होगा वो नज़र आना शुरू हो जाएगा एंड दिस इज़ द R3 स्टेज। ओके, अगर हम R4 स्टेज की बात करते हैं तो R4 स्टेज के अंदर जो रे फ्लोरेट्स हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस शो करना शुरू कर देंगी और उसके अंदर से हमें डिस्क भी नज़र आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आना शुरू हो रहा होगा। ये इन्फ्लोरेसेंस की ओपनिंग भी है, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअली अपने आप को ओपन भी कर रही हैं और पोलिनेशन की तरफ जा रही हैं। अगर तो हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की तरफ जाएं तो ये स्टेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी R3 एंड R4। यहाँ पे डेली फील्ड का विज़िट करना और फील्ड को क्रिटिकली ऑब्जर्व करना और बिफोर सनराइज़ जो है इसका विज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ही सूरज की रोशनी या टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस जो है वो अपनी ओपनिंग जो है वो, या इन्फ्लोरेसेंस जो है वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं R5। R5 जो है ये फर्दर सब सेक्शंस के अंदर भी डिवाइड होती है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली हम हेड एरिया के बेस पे बात करते हैं और हेड एरिया जो है वो हमारे पास, चूँकि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था जब मैं इसके कैपिचुलम को डिस्कस कर रही थी कि आउटर वर्ल्ड से इसकी पोलिनेशन इनर की तरफ जाना शुरू करती है, और अगर इसकी पोलिनेशन आउटर वर्ल्ड से इनर की तरफ जाना शुरू होती है तो इसका मतलब ये है कि 2 वर्ल्ड्स या 3 वर्ल्ड्स अपनी पोलिनेशन, अपनी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कंप्लीट करेंगे 1 डे या हाफ डे के अंदर। तो जो ही हम R5
या R6 की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि कितने % तक यहाँ पर पोलिनेशन हो चुकी है। और जब इसकी 100% पोलिनेशन हो जाएगी, यानी पूरी की पूरी जो डिस्क है वो यहाँ पर पोलिनेट कर जाएगी, तो एक्चुअली R5 अपनी स्टेजेस को कंप्लीट करेगा और ये R6 की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ पर बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो अपने रे फ्लोरेट्स को ड्रॉप करना भी शुरू कर देते हैं। R6 के अंदर पोलिनेशन कंप्लीट हो चुकी होती है और यहाँ पर हमें किसी किस्म के पोलन ग्रेन्स या पोलन का जो पाउडर है वो नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो सनफ्लावर है उसकी जो डिस्क है वो अपने प्रॉपर शेप पे होगी और फ्लावरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। रे फ्लोरेट्स जो है वो इस तरह की हमें अपीयरेंस देंगी जैसे वो मुरझाना शुरू हो गई हैं। एंड सम टाइम में भी कि यहीं पे R6 में बहुत सारी वैरायटीज़ अपनी जो रे फ्लोरेट्स हैं उनको ड्रॉप भी कर देती हैं। एक बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ कि एक्चुअली सनफ्लावर के लीव्स का लीफ एरिया बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर इसके लीफ एरिया होना इसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, जो कि हमें जो फोटोसिंथेसिस है उसके प्रोसेस को भी बड़े अच्छे से रोबस्ट तरीके से, हेल्दी तरीके से जो है वो कैरी करता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर इंसेक्ट्स का या पेस्ट का या बहुत सारी और डिजीज़ जो हैं उनके लिए भी उनको एक अच्छा एरिया मिल जाता है जहाँ पे वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकती हैं। लेकिन इसके जो लोअर लीव्स हैं वो येलो होके इस स्टेज के ऊपर ड्रॉप भी होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि ये जो प्लांट है ये अनहेल्दी है या फिर इस प्लांट के जो लीव्स हैं उनके ऊपर हमें कोई वर्किंग की ज़रूरत है या प्लांट्स जो हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, बल्कि जो प्लांट अपनी कंप्लीशन की तरफ होता है, यानी R6 से R7 या 8 की तरफ जाना शुरू करता है, तो ये अपने लोअर लीव्स को येलो करके उनको ड्रॉप करना शुरू कर देता है। इसी तरह से रे फ्लोरेट्स को भी ड्रॉप करना शुरू कर देता है। ओके, अगर हम R7 की बात करें तो R7 की इस स्टेज की बहुत ज़्यादा अच्छी पहचान हम इसका जो हेड है, फ्लावर हेड, उसकी पिछली साइड से लगा सकते हैं। अगर हम फ्लावर हेड की बैक साइड को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर हमें नज़र आएगा कि पेल येलो कलर नज़र आ रहा है। ये जो पेल येलो कलर होना है इट एक्चुअली इंडिकेट्स कि ये R7 स्टेज में है। अब इसकी सीड फिलिंग की स्टेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने प्लांट की केयर भी करें और प्रॉपरली अगर किसी किस्म की इनपुट की ज़रूरत है तो उसको दें। R8 के अंदर हमारे पास जितने भी सनफ्लावर फील्ड के अंदर लीव्स होंगे वो प्रॉपरली पेल येलो से ब्राउन येलो कलर जो है उसको ऑप्ट कर लेंगे, लीव्स को गिराना शुरू कर देंगे और एपरेंटली हमारा फील्ड इतना ब्यूटीफुल नज़र नहीं आएगा जैसा कि वो फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर था। इसके साथ साथ जो रे फ्लोरेट्स हैं वो भी अपने आप को विल्ड करके ड्रॉप करना शुरू कर देंगे और जो हमारे पास इसकी हेड है, सनफ्लावर का जो हेड होगा, जो डिस्क होगी, वो अपनी ब्राउन शेप के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, जो कि हमें दूर से नज़र आ रहा होगा कि अब सीड जो है वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो गया है। जब R9 स्टेज होगी जहाँ पे हमने इसकी हार्वेस्टिंग करनी है तो वहाँ पे प्रॉपरली जो डिस्क है वो डार्क ब्राउन कलर की और पूरे का पूरा जो प्लांट है वो ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का, सारे लीव्स इसके ड्रॉप हो चुके होंगे। रे फ्लोरेट्स कुछ तो इसके साथ अटैच होंगे लेकिन वो भी विल्टेड फॉर्म में होंगे या एपरेंटली बड़े डैमेज्ड हमें नज़र आएंगे। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम के जहाँ पे हम इसके हेड को हार्वेस्ट करके और अब हम इसको किसी ड्राई प्लेस के ऊपर स्टोर करें। सो ये तो था कि जिसको हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो सनफ्लावर है वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि इनफैक्ट जो सनफ्लावर का सीड है उसके अंदर ऐसे क्या हमारे पास क्वालिटी कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिसकी बेस पे हमें सनफ्लावर सीड की तरफ मूव करना चाहिए। अगर आप लोगों ने बहुत सारे जो मार्केट स्टोर या फिर जो मार्ट्स हैं या छोटे जो स्टोर्स हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि बड़ी खूबसूरत किस्म की पैकिंग में, क्योंकि पहले मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करना चाह रही थी लेकिन चूँकि मैं किसी भी जो है वो पर्टिकुलर कंपनी को हाईलाइट नहीं करना चाह रही थी इसलिए मैंने पिक्चर्स शेयर नहीं की, लेकिन मैं इनके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर हम जो है वो जस्ट अपनी हेल्थ
पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए सनफ्लावर सीड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रखता है। जितनी भी मार्ट्स या फिर स्टोर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वहाँ पर इसका सीड अब सेल हो रहा है, और वो जो सीड है वो रोस्टेड या अनरोस्टेड दोनों फॉर्म में सेल हो रहा है। और ये वाकई ही हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हेल्दी फैट्स मौजूद हैं। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने कहा कि ये डायरेक्टली एडिबल पर्पज़ के लिए इसके ऑयल को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक बहुत बड़ा एनर्जी पैकेट है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बेस्ट है। नंबर 2 दैट इज़ द प्रोटीन। और सनफ्लावर के अंदर 20 से 25% तक हमारे अंदर जो प्रोटीन है वो मौजूद है, जो कि हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और जो लाइफ स्टॉक है उनकी न्यूट्रिशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके अंदर विटामिन्स की बात करें तो ये रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ। विटामिन ई, B1, B6, नियासिन, फोलेट, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर विटामिन ई मौजूद होने की वजह से इसके ऑयल को कॉस्मेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके ऑयल को डायरेक्टली अपनी स्किन के लिए भी इस्तेमाल करें तो भी ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम, सिलीनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारे अंदर इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके अंदर हाई फाइबर है। अगर हम इसको डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी अपने फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारी डाइजेशन को जो है हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, और हमारी गट हेल्थ जो है उसको मेंटेन करता है। इसीलिए ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, और उसके साथ साथ जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि सनफ्लावर के सीड को डायरेक्टली कंज्यूम करना, डायरेक्टली यूज़ करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अब हम मूव करें कि इसके सीड से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लें, तो जो इसका ऑयल है वो रिच है लिनोलिक एसिड, दैट इज़ कॉल्ड एज ओमेगा 6, ऑलिक एसिड, ओमेगा 9, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि इसके अंदर ओनली 10 to 15% तक पाई जाती है, एंड दैट इज़ हेल्दी सैचुरेटेड फैटी एसिड that is actually very much important for the maintaining of the texture and shelf stability of the oil. विटामिन ई, जिसे टोकोफिरोल भी कहा जाता है, जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ फाइटोस्टीरोल्स और माइनर कंपाउंड्स ये भी इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और ओवरऑल अगर हम ग्रेड करें, यानी ओवरऑल अगर हम रैंक करें ऑयल कंपोजिशन ऑफ द सनफ्लावर, तो ये बेस्ट है फॉर द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब अगर हम इंटरनेशनली इसका सिनेरियो देखें तो हमारे पास 10 सनफ्लावर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ टॉप पे आते हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ रशिया, जो कि 32% तक ग्लोबली इसकी प्रोडक्शन जो है वो दे रहा है। यूक्रेन, जो कि 25%, यूरोपियन यूनियन या अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, चाइना, तुर्की, मोल्डोवा, साउथ अफ्रीका एंड सर्बिया। और ये जो 10 टॉप सनफ्लावर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमने एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हम अगर ये देख रहे हैं कि हमने सनफ्लावर का बिज़नेस स्टार्ट करना है या हम इसके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम स्मॉल कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किन कंट्रीज़ को जो है वो हम देख सकते हैं कि, और ये कंट्रीज़, ये जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ये किन कंट्रीज़ को आगे फर्दर जो है वो अपनी प्रोडक्शन सेल कर रहे हैं। अगर हम इंपोर्टर्स की बात करें, यानी दीज वर द टॉप 10 सनफ्लावर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। अगर हम इंपोर्टर्स की बात करें तो हमारे पास यूरोपियन यूनियन जो कि नंबर 1 पे है, और ये एक्चुअली अच्छी खासी अमाउंट में, अच्छी खासी क्वांटिटी में, जो कि क्वांटिटी मैंने यहाँ पर भी मेंशन की है, ये सनफ्लावर के ऑयल को, सनफ्लावर के सीड को इंपोर्ट कर रहा है। तुर्की, बल्गेरिया, नीदरलैंड्स, रशिया, स्पेन, रोमानिया, जर्मनी एंड यूक्रेन, फ्रांस, ये टॉप इंपोर्टर्स हैं। यानी अगर कोई भी प्रोग्रेसिव ग्रोअर
ये चाहता है कि वो अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को देखना, तो वो इन टॉप इम्पोर्टर्स को देख सकता है, क्योंकि ये अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो इस सनफ्लावर के सीड को और सनफ्लावर के जो ऑयल है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अगर हम पाकिस्तान की रैंकिंग देखें या पाकिस्तान के ऊपर अगर हम गौर करें, तो एक्चुअली जो पाकिस्तान है ये सिर्फ 776 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि यूरोप की अगर हम बात करें तो 1983 kg पर हेक्टेयर। अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे 1529 kg पर हेक्टेयर, जबकि यूएसए 1161 kg पर हेक्टेयर। तो जो पाकिस्तान है उसकी जो सनफ्लावर की प्रोडक्शन है दैट इज़ वेरी मच लो। और अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी लोकल जो रिक्वायरमेंट है ऑयल की, तो भी हम गौर करें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। हम जो 73 कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे पास टॉप के ऊपर आ रहे हैं, अगर हम वहाँ भी अपनी पोजीशन देखें दैट इज़ द 28th सीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दैट इज़ द 30th। लेकिन हमारे पास मार्केट अच्छी खासी अवेलेबल है, हमारे पास जेनेटिक पोटेंशियल और अच्छी लैंड भी अवेलेबल है जहाँ पे हम सनफ्लावर को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सो वाई नॉट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सनफ्लावर की ऐसी कौन सी कल्टीवार्स मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं हाइब्रिड की भी बात करूँगी और वैरायटीज़ की या लाइन्स की भी बात करूँगी जिसके अंदर अच्छा पोटेंशियल मौजूद है ऑन द बेस ऑफ देयर ऑयल कंटेंट्स। और अगर हम उनकी मेच्योरिटी के डेज देखें, की फीचर्स देखें, तो हम अपने लिए लैंड को सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर कल्टीवार को जो है वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास हाइसन 33 एंड 38, इनके जो ऑयल कंटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बीट करते हैं। 44 से लेके हमारे पास 47% तक हाइसन 33 में एंड हाइसन 38 में 42 से लेके 45। अगर हम इनके मैच्योरिटी डेज़ को देखें दैट इज़ ओनली 95 से लेके 100। की फीचर्स की बात करें तो ये ए बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट है। पंजाब और सिंध के बहुत सारे एरियाज़ में इसको बड़े अच्छे तरीके से ग्रो भी किया जा सकता है। इसकी स्टेबिलिटी की जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ 100%। अगर हम PARC1 की बात करें अनदर कल्टीवार, अगर हम SMH 0907 की बात करें या SMH 9706 की बात करें, इसी तरह से NKS 278 की बात करें, अगोरा 4, गुलबहार 436, एक्जॉन 5270 एंड FH 331, इनके अंदर हमारे पास ए बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट, यानी हमारे पास ये ड्राउट टॉलरेंट और उसके साथ साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स एंड पेस्ट के लिए टॉलरेंट, यील्ड की स्टेबिलिटी 100%, बेस्ट हेड फिलिंग एंड बेस्ट सीड फिलिंग, गुड ऑयल क्वालिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ आर अवेलेबल। अगर हम ऑयल कंटेंट्स की बात करें तो मिनिमम 40% तक ऑयल और मैक्सिमम जो ऑयल कंटेंट का पोटेंशियल यहाँ से एक्सप्लोर किया जा सकता है दैट इज़ द 47%। अगर हम एक सीड को देखें तो सीड के अंदर जहाँ पे 47% तक हमारे पास ऑयल होगा तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली सीड अपना हाफ जो है वो ऑयल कैरी करता है। तो इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल कि हम इन वैरायटीज़ को, कल्टीवार्स को जो है वो अपनी लैंड के ऊपर ग्रो करें और हमारे पास एक अच्छी ऑयल की मार्केट अवेलेबल है, सीड की मार्केट अवेलेबल है और एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो अवेलेबल है जहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं। ना सिर्फ हम सनफ्लावर के सीड और ऑयल को देखेंगे बल्कि सनफ्लावर से बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर लाइफ स्टॉक यानी पर्टिकुलरली हमारे पास पोल्ट्री, वहाँ पर सनफ्लावर का मील, हस्क, इसकी स्टाक्स या वहाँ पे हम अगर इसके जो केक है उसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जो इसकी हस्क है हम उसको बायोफ्यूल या फिर बहुत सारी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं या कंपोजिट्स हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सनफ्लावर की स्टेम को पेपर इंडस्ट्री के अंदर, बायो एनर्जी के अंदर या फाइबर बोर्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सनफ्लावर का जो ऑयल स्लज है उसको सोप इंडस्ट्री या डिटर्जेंट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डाइजेस्ट किया जा सकता है। सनफ्लावर के एक्चुअली अंदर एक जो है वो नेक्टर इनरिच होता है
और ये जो नेक्टर है इसी की वजह से बीज इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट भी होती हैं और वहाँ से सनफ्लावर का हनी जो है वो भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि गोल्डन हनी कहलाता है। और गोल्डन हनी की मार्केट भी जो इंटरनेशनल मार्केट है वो अच्छी खासी एक वाइडर किस्म की मार्केट अवेलेबल है। इसके अलावा जो सनफ्लावर से लिसिथीन जो कि इसके ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर या बहुत सारे फूड में इमल्सीफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सनफ्लावर की जो वैक्स है जो कि इसके ऑयल रेजिड्यूज से एक्सट्रैक्ट की जाती है, वहाँ से कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स जैसे कि लिपस्टिक्स के अंदर या फिर शू पॉलिश इंडस्ट्री के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सनफ्लावर के अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स देखें तो जैसे अभी इसके ऑयल के हिसाब से मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन अगर हम ओवरऑल घर में सनफ्लावर का सीड लेके उसके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली हेल्दी फैट, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर इनरिच है, लो कोलेस्ट्रॉल है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद ज़रूर है लेकिन वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है। और बहुत सारी जो हार्ट डिजीज़ हैं उनके रिस्क के लिए ये एक अच्छी मिटिगेशन है या रिस्क को जो है रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी के लिए इसके अंदर विटामिन्स या फिर बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि मैंने पहले जिंक और सेलेनियम की बात की थी जो कि इसके सीड के अंदर मौजूद है। इसी तरह से जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ये बायोएक्टिव कंपाउंड के तौर पर काम करता है। बहुत सारी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है जहाँ पर पर्टिकुलरली मॉइस्चराइज़र की बात आती है या हेयर ऑयल की बात आती है, वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर विटामिन और फैटी एसिड्स मौजूद होने की वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए ये एक बहुत हेल्दी और बेनिफिशियल प्रोडक्ट जो है वो प्रूव हुई है। ये एक एनर्जी बूस्टर के तौर पर बहुत सारी ड्रिंक्स के अंदर या बहुत सारी चॉकलेट्स के अंदर या फूड इंडस्ट्री के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से बहुत सारी डिजीज़ के लिए जो है ये एक अच्छा और हेल्दी जो है कंपाउंड है। बोन्स के लिए एक अच्छा अल्टरनेट है। मिनरल्स जो कि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द रीज़न हमारे पास जो सनफ्लावर मौजूद है उसकी ऑयल या सीड की जो यील्ड है उसके कम होने के पीछे कौन सी रीज़न्स हैं? देयर आर सर्टन रीज़न्स। नंबर 1 इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि मैंने आपके साथ शुरू में ही बात की कि हम बहुत सारी जो माइनर क्रॉप्स हैं या हमारे पास जो ऐसी क्रॉप्स हैं कि जिनको हम डायरेक्टली अपने किचन के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, जबकि हम उनको इनडायरेक्टली एक अच्छी अमाउंट में क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनके ऊपर इतना ज़्यादा उनकी इनपुट के ऊपर, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस के ऊपर उनके ऊपर गौर नहीं करते, जिसकी वजह से इसकी जो सीड या ऑयल की यील्ड के अंदर हमें रिडक्शन नज़र आती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर ड्राउट, हाई टेम्परेचर यानी ड्राउट जो है वो वाटर शॉर्टेज की वजह से, सॉइल सैलिनिटी, सॉइल फर्टिलिटी डेफिशिएंसी या सॉइल की पीएच है। इंसेक्ट्स एंड पेस्ट का इफ़ेक्ट है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो इसके ऊपर अटैक करती हैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर। इसके साथ साथ वीड कंपटीशन है या जेनेटिक एंड एग्रोनॉमिक बैरियर्स हैं, फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, सॉइल का इरोजन है या लैक ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। अगर हम फुल पोटेंशियल सीड एंड ऑयल यील्ड सनफ्लावर से लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एक्चुअली प्रॉपर इसके ऊपर जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उनको इस्तेमाल करें। मैंने अभी तक ऑयल की काफ़ी ज़्यादा बात की, लेकिन चूँकि हम बात कर रहे थे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कि वो किस तरह से सनफ्लावर को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अपना जो बिज़नेस है, अपना जो स्टार्टअप है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ऑडियंस में कुछ हॉर्टिकल्चरिस्ट भी मौजूद हैं, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बात की समझ आएगी कि अगर हमारे पास आजकल हम बहुत सारे इवेंट्स या सेरेमनीज़ में देखें तो वहाँ पर सनफ्लावर को एज कट फ्लावर, पॉट फ्लावर या बहुत सारी जगहों पर लैंडस्केपिंग के लिए इसकी जो अरेंजमेंट्स हैं, जो फ्लोरल अरेंजमेंट्स हैं, जैसे मैंने इस पिक्चर में एक ही प्लांट से ये आपको फ्लोरल अरेंजमेंट्स दिखाई, अगर हम यहाँ पर गौर करें तो इनको इस्तेमाल किया जा सकता है इन डिफरेंट बुकेज़। और ये लो कॉस्ट है और
इजीली अवेलेबल है और हम किसी भी सीज़न में इनको ग्रो करके यहाँ से स्मॉल या लार्ज फ्लावर्स लेके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक अच्छी खासी हमारे पास आउटपुट बनेगी। यानी इसको हम ऑर्नामेंटल सनफ्लावर के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके ग्रेन की बात करें यानी इससे सीड की बात करें तो दो तरीक़ों से एक्चुअली इसकी जो ग्रेन या सीड को जो है वो हम हासिल करते हैं। और मोस्टली इसका हाइब्रिड जो है ड्यू टू द क्रॉस पोलिनेशन, हाई क्रॉस पोलिनेशन इसके हाइब्रिड की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हम इसकी मैनुअल भी करते हैं और ABR सिस्टम के थ्रू भी की जाती है। मैं इसकी डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे पास डाइवर्स किस्म की ऑडियंस है, उसमें प्लांट ब्रीडर्स एंड जेनेटिसिस्ट सिर्फ नहीं बैठे बल्कि बहुत सारे ग्रोअर्स या फिर फार्मर्स और रिसर्चर्स या फिर अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। हम यहाँ पर सनफ्लावर की जो बर्ड स्टेज है, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जब हमारे पास वो स्टार शेप का नज़र आना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर हम सिलेक्शन करके उन प्लांट्स की, अगर हम सेल्फ पोलिनेशन करना चाह रहे हों तो हम सिर्फ उनकी कवरिंग करते हैं और वहाँ से हम सेल्फ पोलिनेटेड सीड हार्वेस्ट कर लेते हैं। अगर हम उनकी क्रॉस पोलिनेशन करना चाह रहे हों तो भी हम बैगिंग करके अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सनराइज़, अर्ली मॉर्निंग हम हाथ के साथ यानी मैनुअली बाय यूजिंग द फोर्सेप एंड सीज़र हम यहाँ पर पोलन ग्रेन्स को जो है वो प्लक कर लेते हैं, यानी एंथर्स की प्लकिंग कर लेंगे और फिर उसको कवर करके जब हमारे पास सनराइज़ करेगा यानी जहाँ से हम पोलन ग्रेन्स या पोलन पाउडर लेना चाह रहे हैं वहाँ से लेकर हम डस्टिंग करके और एक सक्सेसफुल पोलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास ABR लाइंस मौजूद हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक जो पिक्चर आपके सामने पेश की है कि जहाँ पर कुछ स्टीराइल लाइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, यानी जहाँ पर जो मेल पेरेंट है यानी हमारे पास जो मेल पार्ट है वो यहाँ पर ग्रो ही नहीं करेगा, तो ये एक्चुअली फीमेल प्लांट ही होगा, फीमेल पेरेंट ही होगा और हम सिर्फ मेल पेरेंट से पोलन ग्रेन्स, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को जो कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डस्ट कर देंगे। तो ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताया था कि सनराइज़ होने से पहले हम प्लकिंग करें एंथर्स की, तो वो हम प्लक नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर ये जो स्टीराइल है हमारे पास हम वहाँ पर डस्टिंग करेंगे और सक्सेसफुल यहाँ पर पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करके हाइब्रिड सीड को, जिसकी अच्छी खासी मार्केट है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, हाइब्रिड सीड को भी सेल कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली कि हम कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से अपनी मार्केट जो है वो उसके लिए एवेन्यूज़ को तय कर सकते हैं, लेकिन हमने खुद अगर ग्रो करना हो, इसका सीड लगाना हो या हम खुद इसकी प्रोडक्शन चाह रहे हों इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमने मार्केट से सीड ले लिया जो कि सर्टिफाइड सीड है और अब हम उसको ग्रो करके इसके सीड को सेल करना चाह रहे हों, ग्रेन को सेल करना चाह रहे हूँ, इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ऑयल को अपनी कंजप्शन के लिए, या फिर हम सेल करना चाह रहे हूँ इसके ऑयल को, या फिर हम इसके ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इसको हम ग्रो करना चाह रहे हूँ, तो हमें कौन कौन से तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। हमने एक चीज़ याद रखनी है जो कि मैं मोस्टली जब भी मैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो मैं हमेशा ये डिस्कस करती हूँ कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वेरी करती है जब हम बात करें सॉइल की, जब हम बात करें वैरायटी की या हाइब्रिड की, यानी हमारे पास हमने कौन से वाला सीड लगाना है और कहाँ पर लगाना है, इसकी बेस पे हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अ लिटिल बिट वेरी करती है। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स या प्रोग्रेसिव ग्रोअर जब भी बात करते हैं तो उन्होंने हमसे सीड लेके, लेकिन इसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की फॉलो करके जब लगाया हो तो वो अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाते। उसके पीछे रीज़न क्या है कि एक ही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सारी कल्टीवार्स के ऊपर सूट नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टी फ्लावर वाली वैरायटी को ग्रो करना चाह रहे हैं तो मल्टी फ्लावर वाली जो वैरायटी है उसके लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंटायरली डिफरेंट होगी अगर हम सिंगल फ्लावर पर प्लांट की बात करें। अगर हम सिंगल फ्लावर पर प्लांट की बात करें यानी जहाँ पर हम जो है वो सिर्फ एक फ्लावर ले रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द मल्टी फ्लावर।
इसी तरह से ऑन द बेस ऑफ सॉयल हेल्थ। अभी अ लिटिल बिट मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, और फिर मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आपके साथ जो है, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हों रिलेटेड टू द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या वैरायटी सिलेक्शन, मैं उनको एड्रेस करूँ। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम डिसाइड करेंगे अपने सोइंग टाइम को। एक्चुअली सनफ्लावर के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सूट करती है कि हम इसको ग्रो करें, हम इसको सो करें, ये बाई एनुअल है, यानी हम 2 सीजन्स में इसको ग्रो कर सकते हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग में मोस्टली इसकी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट साउथ पंजाब की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दिसंबर में, 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी में हम इसकी स्प्रिंग के अंदर सोइंग कर सकते हैं। ऑटम में साउथ पंजाब में हम, यानी मुल्तान, बक्खर, खानेवाल, रहीम यार खां, विहाड़ी, लिया, मुजफ्फरगढ़, इस साइड पे हम ऑटम में 15 जुलाई से 15 अगस्त में इसकी सोइंग कर सकते हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग जैसे 90 से 110 या 120 डेज़ के अंदर अकॉर्डिंग टू द वैरायटी हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। अगर हम सेंट्रल पंजाब की बात करें, उनके डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिसमें सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, साहिवाल, कसूर, उकाड़ा, हाफजाबाद, लाहौर, फैसलाबाद आ जाएंगे, तो वहाँ पे स्प्रिंग में हम 1 to 31 जनवरी इसकी सोइंग करेंगे, और जबकि ऑटम में हम 15 जुलाई से 15 अगस्त के दरमियान इसकी सोइंग करेंगे। अगर हम नॉर्दर्न पंजाब की बात करें, जिसमें नारोवाल, अटक, रावलपिंडी, गुजरात, जेहलम, चकवाल की बात करें, तो स्प्रिंग में 1 to 15 फरवरी, और जबकि ऑटम में 15 जुलाई से 15 अगस्त। बट बेस्ड ऑन द क्लाइमेट चेंज थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं अपने सोइंग टाइम में। अगर हम इसके सीड रेट की बात करें, 2 kg पर एकड़ यूजुअली इसका सीड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, और इससे बहुत अच्छी किस्म की जो हमारे पास प्लांट पॉपुलेशन है वो हम अचीव करते हैं। सीड को प्रॉपरली फंजीसाइड के साथ ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे हम इसके सीड को जो है वो सो करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फंगल अटैक के फौरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम सॉइल की बात करें, तो जैसे यहाँ पर मैंने पिक्टोरियल भी सॉइल की जो हेल्थ है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, और जो कि मेरे अपने और मेरी जो ऑयल सीड की टीम है उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो हैवी लोम सॉइल के ऊपर अपना फुल पोटेंशियल देती है। वेरियस प्लांटिंग मेथड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें वन रिच या फिर बेड प्लांटर, या ज़्यादातर जो हमारे पास ड्रिल सोइंग है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो हमने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि जो फर्टिलाइज़र है उसकी एक प्रॉपर डोज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा यानी एक्सेस जो है या ज़्यादा डोज भी इसके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। तो हमने अपने सॉइल का एनालिसिस करके, जो कि बाकी सारी क्रॉप्स के साथ भी हमें ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली जो सनफ्लावर है ये एक्चुअली फाइटो रेमीडिएटर भी है, ये सॉल्युबल सॉल्ट्स को अपटेक भी करता है। तो अगर हम फर्टिलाइज़र की डोज को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर इसके जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनका अपटेक ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो हमने बेस्ड ऑन द सॉइल हेल्थ, हमारे पास सॉइल की क्या हेल्थ है उसकी बेस पे हमने अपने फर्टिलाइज़र की सिलेक्शन जो है वो करनी है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पुअर सॉइल की, तो वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये हमने इसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट जैसे 60, 40 एंड 25 इस रेशो के साथ पर एकड़ में इस्तेमाल करनी है। और सोइंग के टाइम पे हम जो 2 बैग्स हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से फर्स्ट इरिगेशन के साथ हम नाइट्रोफॉस के 2 बैग और सेकंड इरिगेशन के साथ हम 1/4 बैग ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पे, जहाँ पे जिसको हमने आज अपने इस डिस्कशन के अंदर स्टार कहा था, वहाँ पे हम 1/2 बैग ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एवरेज सॉइल की बात करें तो वहाँ पर क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द पुअर सॉइल 60, 40 एंड 25 की रेशो से अब हम चेंज करके एवरेज सॉइल के लिए 48, 34 एंड 25 की रेशो इस्तेमाल करेंगे। और ये चीज़ जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की कि जो सनफ्लावर है ये फाइटो रेमीडिएटर है, तो हमने इससे ज़्यादा इसकी डोज बढ़ाने से एडवर्स इफ़ेक्ट्स आएंगे अच्छे इफ़ेक्ट्स आने की बजाय। अगर हम इरिगेशन के स्केड्यूल की बात करें, आइदर सनफ्लावर इज़ अ लिटिल बिट ड्राउट टॉलरेंट,
लेकिन हम इरिगेशन को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते एट द क्रिटिकल स्टेजेस। फर्स्ट इरिगेशन हम 20 डेज़ आफ्टर जर्मिनेशन देंगे स्प्रिंग सीज़न में, जबकि ऑटम सीज़न में हम 15 डेज़ के बाद ही इसकी जो फर्स्ट इरिगेशन है वो ज़रूर अप्लाई करेंगे। सेकंड इरिगेशन जो है वो फर्स्ट इरिगेशन के 20 डेज़ के बाद, जबकि ऑटम सीज़न के अंदर 15 डेज़ के बाद हम यहाँ पे इरिगेशन करेंगे। थर्ड इरिगेशन जो कि फ्लावरिंग स्टेज पे स्प्रिंग एंड ऑटम दोनों सीजन्स में हम देंगे। जो फोर्थ इरिगेशन है वो हम सीड सेटिंग की जो है वो टाइम पे दोनों सीजन्स के अंदर देंगे, जबकि फिफ्थ मिल्की स्टेज के ऊपर, जिसे हम सीड राइपनिंग स्टेज भी कहते हैं या सीड फिलिंग स्टेज भी हम कहते हैं, और सिक्स इरिगेशन भी दी जा सकती है अगर हमें ज़रूरत महसूस हो रही हो, और यह हम एक्सेप्ट रौनी के बात कर रहे हैं, और रौनी इसके अलावा होगी। ओके, अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें, हमारे पास जैसे हमने लास्ट R9 स्टेज डिस्कस की थी, हम R9 स्टेज के बाद जब हमें ये लगे कि हमारे पास जो सनफ्लावर के हेड्स हैं वो प्रॉपरली उनकी जो सीड फिलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, हम उनको कट करके बाय यूजिंग द सिकल, और चूँकि बहुत सारी जगहों पर इंटरनेशनली कुछ ऐसी मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग भी मौजूद है या हार्वेस्टर मौजूद हैं जो कि इसके हेड को काट कर अपनी जो बकेट है उसके अंदर भी डालते जाते हैं। हम इनके हेड को एक ड्राई प्लेस के ऊपर जो है वो हाई टेम्परेचर पे सन ड्राई भी कर सकते हैं, या फिर हाई टेम्परेचर हम आर्टिफिशियली दे के इसको प्रॉपरली ड्राई भी कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैंने इस पिक्चर के अंदर सन ड्राई के लिए इनको रखा हुआ है, और फिर हम इसको बाय यूजिंग एनी स्टिक या कोई भी किसी एक पर्टिकुलर जो हमारे पास रिज होगी, हम उसके ऊपर इसको मार कर इसके सीड को निकालेंगे। क्योंकि इसका जो सीड है वो इनडेहिसेंट है, जब तक हम खुद से इसको नहीं निकालते, जैसे कि हम आलमंड का सीड निकालते हैं, इसी तरह से हम इसके सीड को भी खुद से निकालते हैं। इसीलिए इसके सीड को अकीन कहा जाता है, क्योंकि ये मैच्योरिटी के टाइम पे ऊपर जाकर अपने आप को डिस्पर्स नहीं करता। चूँकि इसके अंदर ऑयल कंटेंट्स की जब हमने बात की तो वो 47% तक होते हैं, इसीलिए इसके सीड को प्रॉपरली पैक करना और अच्छे तरीके से ड्राई प्लेस में स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर जो मॉइस्चर का लेवल है उसको कंट्रोल करना, यानी उसको कम रखना या उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसके अंदर मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन नहीं करेंगे, इसको ड्राई प्लेस पे अच्छे तरीके से स्टोर नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये सीड डॉर्मेंट हो जाए। और हमने ये भी चीज़ याद रखनी है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो अपना सीड स्टोर करना चाह रहे हों नेक्स्ट सीज़न के अंदर सोइंग के लिए, या फिर वो आगे इसके साइकिल को यूज़ करना चाह रहे हों जो रिसर्चर्स हैं, तो इसके सीड के अंदर डॉर्मेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमने इसके सीड को प्रॉपरली स्टोर करना है, और इसकी जर्मिनेशन को अगर हम अगले सीज़न में नहीं लगाते तो हमने इसके जर्मिनेशन टेस्ट करते रहना है बाय यूजिंग द प्रॉपर प्रोटोकॉल। आई होप कि आप लोगों को ये जो आज की डिस्कशन थी, यहाँ पे इस डिस्कशन से सनफ्लावर की काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोगों को सनफ्लावर से रिलेटेड या फिर ऑयल सीड से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि डिस्कस करें, तो आप गैप्साई के साथ डिस्कस कर सकते हैं, PSPBG के साथ अपना जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करूँ। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट वेलकम। अगर कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन है तो वो मेरे साथ डिस्कस करें, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको प्रॉपरली एड्रेस कर सकूँ। मैं डॉक्टर हुमैरा रज़ाक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी डायरेक्टर औरिक का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया। ये जो हमारा आज का सेशन था ये इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और फार्मर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं देख रहा हूँ, तो मैं आपके साथ मैम के साथ शेयर करूँगा। जी, पहला क्वेश्चन है कि जो सनफ्लावर है वो 2 सीज़न में लगती है, मौसम बहार और मौसम ख़ज़ा में। क्या दोनों सीज़न में इनकी पैदावार एक ही जैसी होती है? ओके, चूँकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो सनफ्लावर है उसके अंदर अच्छा पोटेंशियल ये है कि ये 2 सीजन्स में लगती है, लेकिन हमने ये चीज़ याद रखनी है
कि दोनों के अंदर अगर हम एक कल्टीवार सेम इनपुट और सारी चीज़ें दे रही हूँ तो भी एक चीज़ वेरी कर रही है, एंड दैट इज़ द क्लाइमेट। और जैसे मैंने इरिगेशन का जब स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया तो इरिगेशन का स्केड्यूल भी अ लिटिल बिट वेरी कर रहा है। तो जो इसकी यील्ड का पोटेंशियल है वो भी बहुत माइनर फ्लक्चुएशन के साथ जो है वो वेरी करता है, क्योंकि जो हमारे पास यील्ड का पोटेंशियल अच्छे से ऑटम में आएगा वो स्प्रिंग में नहीं आएगा। नो डाउट कि कुछ ऐसी वैरायटीज़ को स्क्रीन किया गया है बाय द प्लांट ब्रीडर्स एंड जेनेटिसिस्ट जो कि सीजन स्पेसिफिक हैं। हम अगर एक अच्छा और फुल पोटेंशियल लेना चाह रहे हैं तो हम उन वैरायटीज़ को स्प्रिंग के अंदर, जो कि स्प्रिंग फेवरेबल है या ऑटम फेवरेबल है, हम उनको ऑटम में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सनफ्लावर में जो है हाइब्रिड्स जो हैं वही सबसे ज़्यादा कामयाब हैं, जो आम वैरायटीज़ हैं वो सनफ्लावर में इतनी कामयाब क्यों नहीं है, और जो मोस्टली प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर सनफ्लावर हाइब्रिड्स ही जो है वो मतलब कि सीड तैयार करती हैं उनका, और उसमें दूसरी वैरायटी का सीड जो है वो नहीं अवेलेबल होता। सनफ्लावर एक्चुअली मॉड ऑफ पोलिनेशन जैसे मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया, और इस पर मैंने कुछ जो आपके साथ पिक्चर्स थी वो भी इसीलिए शेयर की। और ये एक्चुअली इसका मॉड ऑफ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन है। जब हम ये बात करते हैं कि ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड है तो दूसरी तरफ ये सेल्फ इनकम्पैटिबल भी है, यानी अपने ही फ्लोरड के साथ ये सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर पाती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेल्फ इनकम्पैटिबल है और अगर हम इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन नहीं देखते तो ये सिर्फ मेटिंग करेगी, यानी एक फ्लोरड एक ही डिस्क में अपने साथ वाले फ्लोरड को पोलिनेट करेगा। दैट इज़ द रीज़न कि या तो हम यहाँ से OPVs की तरफ जा सकते हैं, ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज़, या फिर हम यहाँ पे हाइब्रिड की तरफ जा सकते हैं। अगर हम सनफ्लावर के पोटेंशियल, यील्ड पोटेंशियल की बात करें तो जब हम आर्टिफिशली बाय यूजिंग द टू डिफरेंट यानी टू डिस्टिंक्ट पेरेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें तो हम इसका फुल पोटेंशियल जो है उससे फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट कि क्या हम सनफ्लावर का जो ऑयल है वो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं होती? ओके, थैंक यू। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत सारी जगहों पे मैं इसके ऊपर जो है वो बात करना पसंद भी करती हूँ कि हम मार्केट के अंदर जितना भी ऑयल परचेज़ कर रहे हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लिखा होता है बोल्ड करके, एंड दैट इज़ द रीफाइंड। हमने ये चीज़ याद रखनी है कि रीफाइंड का मतलब ये है कि ये किसी ना किसी प्रोसेस में से गुजरा होगा, और वो जो प्रोसेसेस हैं उनको मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन वन प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करता है हमारी हेल्थ को, दैट इज़ द ब्लीचिंग। यानी ऑयल के कलर को चेंज करने के लिए, ऑयल को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए ब्लीचिंग के प्रोसेस में से गुजारा जाता है। जबकि अगर हम सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो इसके ऑयल को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह से मैं ये हमेशा ये डिस्कस करती हूँ कि अगर हम गंदम ला के घर में रखते हैं, अगर हम चावल ला के घर में रखते हैं, अगर हम दालें रखते हैं, नमक मिर्च मसाला हम ख़रीदते हैं, तो वाई नॉट कि हम जो ऑयल के लिए डायरेक्टली घर में कंज्यूम करने के लिए हम उसका सीड ला के क्यों नहीं रखते और उसको खुद से एक्सट्रैक्ट करें और जो ऑर्गेनिक ऑयल है उसको कंज्यूम करें। तो येस, इन शॉर्ट अगर मैं इसका आंसर दूं तो इसके ऑयल को डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अहम क्वेश्चन किया है उन्होंने कि जब हम हर्बिसाइड्स का स्प्रे करते हैं मकई में और कपास में, तो जब वही हर्बिसाइड का स्प्रे हम सनफ्लावर में यूज़ करते हैं तो सनफ्लावर की जो फसल है वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसकी क्या वजह है? क्या सनफ्लावर जो है वो वीड फैमिली से इसका ताल्लुक़ है? थैंक यू सो मच। ये जो क्वेश्चंस हैं इन्होंने मेरी डिस्कशन को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, और मुझे ये लगता है कि अच्छे पॉइंट्स मुझे मिले हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ये ऑन द बेस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बुक्स में पढ़ते हैं लेकिन जब खुद अपनी आंखों से हम उन चीज़ों के को विटनेस करते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो हमारे लिए सॉलिड हो जाती हैं। येस, जो हमारे पास सनफ्लावर है दैट वाज एक्चुअली वीड। अगर हम इसकी फैमिली या इसकी हिस्ट्री की तरफ जाना शुरू करें तो ये ब्रॉड लीव्स इसके हैं, जैसे मैंने बहुत सारी पिक्चर्स में भी आपके साथ शेयर किया कि इसका लीव एरिया बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर हम इसके अंदर केमिकल्स को विदाउट कंसल्टेशन यूज़ करते हैं
तो जो केमिकल है वो बगैर ये सोचे कि क्या मैं वीड्स को ख़त्म कर रहा हूँ या मैं एक्चुअल प्लांट को ख़त्म कर रहा हूँ, वो हमारे सनफ्लावर के प्लांट को भी डैमेज कर सकता है और डैमेज करता है। तो हमें सनफ्लावर के अंदर किसी भी किस्म की केमिकल को, हर्बिसाइड्स को, वीडिसाइड्स को इस्तेमाल करने से पहले प्रॉपर कंसल्टेशन करनी चाहिए। वैसे भी मैं आपके साथ ये लाजमी शेयर करूँगी कि जिस तरह से हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स, हम भी अगर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर्स जो है वो सबसे पहले जाते ही कुछ टेस्ट लिख के देते हैं और उन टेस्ट की बेस के ऊपर वो हमें प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको ये वाली डिजीज़ है या होने के चांसेस हैं और इस किस्म का ट्रीटमेंट होना चाहिए। देन व्हाई नॉट, जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो हम सॉयल टेस्ट क्यों नहीं करते, या फिर हम अपने प्लांट्स को टेस्ट क्यों नहीं करते, या किसी एक दो प्लांट्स के ऊपर, जैसा कि मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर जो है वो एक पॉट की भी पिक्चर आपके साथ शेयर की थी, वो भी ये था कि हम क्यों नहीं करते कि हम स्मॉल लेवल के ऊपर पॉट एक्सपेरिमेंट्स करके फिर उनको फील्ड के अंदर लेके जाएं। तो जो टेस्टिंग है उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सनफ्लावर के ऊपर किसी भी किस्म का केमिकल स्प्रे करने से पहले हमें लाजमी प्रॉपर कंसल्ट जो है वो करना चाहिए। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि सनफ्लावर में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं वो 10 से 11% होते हैं, तो क्या ये मतलब ज़्यादा नहीं है? ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपके साथ शेयर करूँ कि अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की या फिर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो हमने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर अगर सैचुरेटेड एग्जिस्ट करते हैं, यानी नेचर ने अगर सैचुरेटेड बनाए हैं, तो इट मीन्स उनका कोई ना कोई फ़ायदा भी है। जैसे बहुत सारे जो ऑयल के पाउचेज़ हैं, जब आप उनके ऊपर आज अगर अभी आप अपने किचन में जाएं और जाकर उन पाउचेज़ को देखें तो आप ये देखेंगे वहाँ पे लिखा होगा कि बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जितने भी यानी सैचुरेटेड फैट्स हैं या कोलेस्ट्रॉल हैं या कुछ और मिनरल्स हैं, ट्रेसेस हैं, वो बेनिफिशियल भी हैं। नो डाउट कि उनकी एक सर्टन अमाउंट बेनिफिशियल है। तो हमने ये भी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमारे पास सनफ्लावर के ऑयल के अंदर, मैंने इसको कहा कि आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लें, तो जो इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स हैं जो कि 10 to 12% तक हैं, ये बेनिफिशियल हैं और इनका हमारी हेल्थ के अंदर यानी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा खासा रोल है। अगर हम इनको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, तो ये हमारी जो हेल्थ है उसके लिए एडवर्स इफ़ेक्ट्स रखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्लियर करनी है और मैंने कोशिश भी की थी कि जब मैं हेल्थ बेनिफिट्स को डिस्कस करूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि एक्चुअली ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि दिस इज़ द ट्रीटमेंट फॉर द हार्ट पेशेंट्स, कीप इन योर माइंड। इसके लिए प्लीज़ मैं ये ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, जहाँ पर भी मैं ऑयल को जो है वो डिस्कस करूँ, कि प्लीज़ आप अपने जहन में ये क्लियर करें कि ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल के जो रिस्क है उसको रिड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेशन के रिस्क को रिड्यूस करेगा, या फिर आपके जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम है उनको रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर आपको कोई किसी किस्म की डिजीज़ हो जाती है देन यू नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि मे बी कि आपके लिए ये जो 10 to 12% जो फैट्स है ये भी अब आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको कोई और किसी किस्म का ऑयल जो है वो रिकमेंड करें। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम कि सनफ्लावर पर जो है वो सबसे ज़्यादा किस बीमारी का अटैक होता है? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ मैंने छोटी सी चीज़ जो अभी एक्चुअली मैंने अपने पास एक नोट्स बना के रखे थे कि मैं ज़रूर ये शेयर करूँगी, क्योंकि हमारा आज का फोकस था एग्री एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर भी, फार्मर्स के ऊपर भी, या जो इससे जो है वो अपनी इनकम कमाना चाह रहे हों। तो पहले मैं ये शेयर कर दूँ कि जैसे डिज़ीज़ की बात हुई तो डिजीज़ में ज़्यादातर जो है वो चारकल रॉट या जो रॉट्स डिजीज़ हैं या फंगल डिजीज़ जो हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा अटैक करती हैं। चूँकि आपके साथ मैंने शेयर किया कि इसका लीफ एरिया ज़्यादा है, तो इसके ऊपर लीफ के ऊपर जितने भी पैथोजेंस हैं उनको ज़्यादा मौका मिलता है, या जो इसकी रूट्स हैं चूँकि वो डीप जाती हैं उसकी वजह से उनको ज़्यादा मौका मिलता है कि वहाँ पर जितने भी पैथोजेंस हैं वो अपना हैबिटेट अच्छे तरीके से बना सकें। टेम्परेचर भी लो होता है तो वो मोर फेवरेबल हो जाता है फॉर द फंगस।
और ह्यूमिडिटी जो है उसका रेट भी हाई होता है। तो ज़्यादातर तो इसके ऊपर जो है वो फंगल डिजीज़ या फिर जैसे रॉट्स की मैंने बात की, पर्टिकुलरली चारकोल रॉट, हेड रॉट, इनके डिजीज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके दूसरी तरफ जो मैंने अभी अपना पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करना था वो ये है कि जैसे हम एग्री एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे या ग्रोवर्स की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स जो कि हनी की जो मार्केट है, जो कि हमारे पास एक अच्छी खासी मार्केट पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है और पर्टिकुलरली एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो अगर हम हनी की मार्केट को जो है वो हिट करना चाह रहे हूँ तो वहाँ पर भी हम सनफ्लावर का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। सनफ्लावर एक्चुअली एंटोमोफिलस है। यहाँ पर हनी बीज एक जो मेजर वेक्टर है, जो कि पोलिनेटर है, जो कि पोलिनेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। और यहाँ पर मैंने अभी करंट डाटा आज का नोट भी किया था कि 18,000 तक बीज पर हेक्टेयर में विज़िट करती हैं, यानी 18,000 बीज एक हेक्टेयर में। अगर वहाँ पर 50,000 प्लांट पॉपुलेशन है, एक हेक्टेयर में अगर 50,000 आपके पास पौधे लगे हुए हैं तो 18,000 बीज लाजमी आएंगी। और अब आप ये देखें कि अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा बीज आ रही हैं और वहाँ पर हम जो बी हाइव्स हैं, जो छत्ते हैं, अगर हम कॉर्नर्स के ऊपर या सेंटर में कोई 3 से 4 छत्ते रख दें और वो जो छत्ते हैं जो कि बहुत ही कम कीमत के होंगे, वहाँ से हम हनी की एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने जो है वो ज़्यादा टाइम भी ले लिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, सनफ्लावर के अंदर पोटेंशियल था कि जो मेरा दिल कर रहा था कि मैं, अगर आप लोग अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, स्मॉल बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप बड़े अच्छे तरीके से इस क्रॉप से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप सनफ्लावर से सीड तो ले रहे हैं, सीड से ऑयल भी ले सकते हैं, सनफ्लावर के सीड को रोस्ट करके भी सेल किया जा सकता है, इसके फ्लावर को बुके की फॉर्म में भी बेचा जा सकता है। और अब एक मज़ीद चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की कि जो हनी बीज़ हैं उनकी ज़्यादा विज़िट होता है सनफ्लावर फील्ड के अंदर, तो आप वहाँ से हनी की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जी ठीक है, अब जो है आज का सेशन जो है मैं इसको कंक्लूड करूँगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो आज के सेशन में जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारी जो एडिबल ऑयल की इंपोर्ट है वो 85% थी, लेकिन अब ये बढ़ती जा रही है, 87% पे गई। और अब जो रिसेंटली न्यूज़ जो आ रही हैं वो ये हैं कि 90% तक हमारी एडिबल ऑयल की इंपोर्ट है। तो तीसरी बड़ी जो है वो सबसे इंपोर्ट बिल है पाकिस्तान के ऊपर, और ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने के बावजूद जो है वो एडिबल ऑयल तकरीबन सारे का सारा बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर के अंदर जो ऑयल परसेंटेज है वो 47 to 50% है, डिपेंड अपॉन वैरायटी या हाइब्रिड आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेसमी के बाद ये दूसरे नंबर पर इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट्स हैं। अगर हम दूसरों को देखें तो जैसे रेप सीड है, मस्टर्ड है, उनके अंदर जो ऑयल कंटेंट्स हैं वो इसकी निस्बत कम है, लेकिन इसमें ऑयल कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा है। तो इसलिए ये दूसरे मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, इसको 2 सीज़न में लगाया जा सकता है, और ये मतलब एक बहुत ही छोटी फसल है। मौसम ख़ज़ां में भी लगाया जा सकता है। मौसम ख़ज़ां में जुलाई और अगस्त का सीज़न आ जाता है। मौसम बहार में अगर लगानी हो तो दिसंबर और जनवरी में इसकी सोइंग आ जाती है। तो हमारे ये क्रॉप रोटेशन में आसानी के साथ फिट हो सकता है, क्योंकि फार्मर्स जो है वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो जैसा कि अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरी मस्टर्ड के साथ, तो वो तकरीबन 6 माह ले जाता है, और ये अगर आप देखें तो ये तकरीबन उससे आधा टाइम लेती है। अच्छा जी, इसमें एक और पॉइंट है, जो काश्त के वक्त जब हम सनफ्लावर लगाते हैं तो इसमें एक प्रैक्टिस देखी गई है कि सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, या यूरिया अगर इस्तेमाल नहीं हो रही तो DAP सिर्फ काश्त के वक्त इस्तेमाल कर ली जाती है। उसके बाद एंड तक इसमें किसी और फर्टिलाइज़र का जो वो एडिशन नहीं की जाती। तो इसमें अगर आप यूरिया यूज़ कर रहे हैं या DAP यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपने सल्फ़र या SOP लाजमी शामिल करनी है। इससे जो आपके ऑयल कंटेंट्स और जो आपको एक अच्छी फसल जो है वो देखने को मिलेगी। अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर जो है वो इससे आप अच्छी पैदावार जो है वो नहीं हासिल कर सकते। और एक चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि जब आपने इसकी सोइंग करनी तो इससे पहले फंगीसाइड्स के साथ इसके सीड को जो है वो लाजमी ट्रीट करें। और वीड्स का इश्यूज़ सनफ्लावर में सबसे ज़्यादा होता है, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, मतलब ख़ुद हमने देखा है। तो इसके लिए आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप पेंडीमेथिलीन और
क्लोर जो है उसको अगर दोनों को मिक्स कर लें 60-40% की रेशो के साथ तो बेस्ट है। अगर आप इसको मिक्स नहीं कर सकते तो आप जो है इसका कम्बिनेशन मार्केट से ले सकते हैं प्री एक्ट के नाम से। तो इसमें ये दोनों शामिल होती हैं। ये जो है हर किस्म की जो वीड्स हैं आपके फील्ड में से ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने सोइंग के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का स्प्रे कर देना है। अभी अगर हम सनफ्लावर के हवाले से देखें तो पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 28वें से 30वें नंबर के दरमियान जो है वो फॉल करता है। तो हम ज़रिए मुल्क होने के बावजूद जो है वो टॉप 5 में अभी तक नहीं आ सके। तो इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है फार्मर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करके जो है वो इसे टॉप 5 में अगर हम आ जाएँ तो इससे हम अपनी डोमेस्टिक ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, तो डोमेस्टिक ज़रूरियात पूरी करने के बाद हम इसे जो है वो इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, और अगर हम अपने मुल्क में देखें तो हालांकि ये एडिबल ऑयल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है और हमें ये मिलता भी है सोर्सेज से कि जो इसका सनफ्लावर का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो एनिमल फीड में और बर्ड फीड में होता है। तकरीबन 80-90% जो इसका इस्तेमाल है वो एनिमल फीड और बर्ड फीड में इस्तेमाल हो रहा है, और एडिबल ऑयल की तरफ जो है वो इसकी बिल्कुल भी हमारे मुल्क में तवज्जो नहीं दी जाती। बाकी जो परसेंटेज है वो इसकी बायो प्रोडक्ट से इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर हम सनफ्लावर को देखें तो हम इससे जो है वो कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। सनफ्लावर से हमने देखा कि बायो प्रोडक्ट्स काफ़ी सारी बन रही हैं। इसका डायरेक्ट हम ऑयल जो है वो निकाल के इसको सेल कर सकते हैं। ऑयल को रिफ़ाइन भी कर सकते हैं और रिफ़ाइन किए बगैर भी एज आ ऑर्गेनिक ऑयल भी इसे सेल कर सकते हैं। तो इसमें एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एनिमल फील्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बर्ड फीड में तकरीबन जो बर्ड की फीड्स होती हैं सब के अंदर जो है इसका मिक्सर लाजमी साथ डाला जाता है। सीड केक जो है वो डेयरी इंडस्ट्री और जो कैटल इंडस्ट्री है उसके अंदर लाजमी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो इसका सीड जो है वो डायरेक्ट सेल करके इससे जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं। और आखिर में अगर हम देखें तो सनफ्लावर जब ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर भी इन हो गया, तो इसलिए अगर हम देखें तो सनफ्लावर के अंदर बेतहाशा पोटेंशियल है और हम अभी इसमें बहुत पीछे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करके इससे हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आज का सेशन का हम इख्तिताम करते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अभी स्क्रीन के ऊपर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आप इसे सेव कर सकते हैं। किसी किस्म की क्यूरी हो या आप में से कोई नेक्स्ट सेशन के लिए कोई स्पीकर सजेस्ट करना चाहता हो, टाइटल सजेस्ट करना चाहता हो, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। और लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम जो है इस तरह के सेशन आपके लिए अरेंज करते रहें। अल्लाह हाफिज़।